नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0 में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री का, जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन जो हम स्टार्ट करेंगे सन 1885 से 1947 तक। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और जो कि 1885 में हुई, और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस बीच क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से कांड हुए, इन सभी पर हम विस्तार से और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जीएस का। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ और आ जाइए, क्लास को लास्ट तक देखिए, जुड़ जाइए, लास्ट तक देखिए और क्लास पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला टॉपिक आता है हमारा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सन 1885 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। पूरे देश में ब्रिटिश शासन था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन, जिसका नाम आता है ह्यूम, जो शॉर्ट में जिन्हें A.O. ह्यूम, स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थान कहाँ पर स्थापना हुई, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वायसराय उस समय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? संस्थापक कौन थे? तो वो थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। दादाभाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ रखा गया। तो क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे की ओर आगे चलते हैं। अगली घटना आती है हमारी बंगाल विभाजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना, बंगाल विभाजन 1905 कब हुआ? तो इसकी डेट आती है आपकी 16 अक्टूबर सन 1905 को इसकी बंगाल विभाजन हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। नंबर 1 क्या बना? पश्चिम बंगाल। दूसरा क्या बना? पूर्वी बंगाल। ये आपको मैप के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भारतीय गवर्नर कौन थे? वायसराय के नाम से जाना था, वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। तो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था, जो हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को, जो 2 भागों में विभाजित हुआ, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा जो आपके पहले क्षेत्र में आते हैं, वो हैं आपके पश्चिम बंगाल के हिस्से। हिंदू जनसंख्या बाहुल्य वाले क्षेत्र यानी बंगाल बिहार उड़ीसा। बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या था? हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और पूर्वी बंगाल में क्या था? पूर्वी बंगाल प्लस असम का क्षेत्र ये था, तो जिसमें आपका मुस्लिम जनसंख्या वाला बाहुल्य क्षेत्र था। आगे देखते हैं, आगे आता है फिर बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित। ये 3 दिसंबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पास हुआ, मतलब रखा गया। 19 जुलाई 1905 जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। 20 जुलाई 1905 समाचार पत्रों में इसका जो बंगाल विभाजन था उसकी घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो वो डेट थी आपकी 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई।
जगह जगह दंगा फसाद होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, आंदोलन पर आंदोलन हो गए। 16 अक्टूबर 1905 को जो कि बंगाल विभाजन का दिन था, उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। और बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा, जो कि आज के समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो 16 अक्टूबर को जो 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, उस समय शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को रक्षाबंधन के रूप में मनाया। और इसी अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा, जो कि आज बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गान है। आगे देखिए, आगे आता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हो गई थी और बंगाल विभाजन भी हो गया 1905 में। तो विभाजन के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और उसमें क्या प्रस्ताव रखा गया कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। ढाका के नवाब नसीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगे देखिए, कांग्रेस का विभाजन। अभी कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। अब देखिए, कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। कांग्रेस का विभाजन सन 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में हुआ। सूरत में यह अधिवेशन था 1907 का, जिसने कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में किया, नरम दल और गरम दल। यानी नरमपंथी नेता थे कुछ गरमपंथी नेता थे। नरमपंथी जो कि नरम दल के नेता थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बसु। ये आपके नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। 4 नेता आपके किस्म आते हैं गरम दल के नेता, जिन्हें क्रमशः लाल वाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल वाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल से आपके आते हैं लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल और आपके चौथे आते हैं अरविंद घोष। ये गरम दल के नेता थे। तो पूछा जाता कभी कभी मैचिंग में आ जाता है मिलान में कि कौन गरम दल के नेता हैं, कौन नरम दल के नेता हैं, या सही मिलान में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है। गरम दल के नेता कौन थे, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये गरम दल के नेता थे। आगे देखिए, आगे आता है खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई थी। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज डी एच किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। तो कई बार पूछा गया ये प्रश्न कि खुदीराम बोस को फांसी कब हुई, तो उनको फांसी हुई थी 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो आप इसका जवाब देंगे मुजफ्फरपुर में उनको फांसी दी गई थी। और खुदीराम बोस को यानी किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र का शहीद क्रांतिकारी माना जाता है, तो उसका सही आंसर होगा खुदीराम बोस। आगे देखिए, 1913 गदर पार्टी। 1911 बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1913 गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित
एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। गदर पार्टी का बनाना एक उद्देश्य था कि कांग्रेस जो आपका वो था ब्रिटिश साम्राज्य, उसको समाप्त करना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। इसका गठन 1913 में हुआ और मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और सोहन सिंह भाकना ने की थी। गदर पार्टी और आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आता है लखनऊ समझौता 1916, अंबिका चरण मजूमदार। कई बार पूछा गया है कि 1916 अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ में गरम दल और नरम दल का एकीकरण किसने कराया? तो इनका नाम आता है अंबिका चरण मजूमदार ने नरम दल और जो गरम दल, दो भागों में आपका जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उनका एकीकरण किसने कराया? तो वो नाम आता है अंबिका चरण मजूमदार का। कब कराया? 1916 में। और कहाँ कराया? लखनऊ में, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। वह साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। ये चित्र है आपका अंबिका चरण मजूमदार जी का। फिर आता है कि 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल से प्रेरित थी और इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। इसके अध्यक्ष थे आपके बाल गंगाधर तिलक। और ये कहाँ हुआ था? तो बेलगांव एक स्थान है, कहाँ पर है? पुणे में है। तो उस समय अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट जो कि मद्रास से थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक, बेलगांव पुणे से, और एनी बेसेंट मद्रास से। इसके बाद आता है आपका चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, स्थानीय नेता थे वहाँ के एक, जिनका नाम राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया। वहाँ की 3 घटिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। देखिए क्या था ये 3 घटिया प्रणाली? 3 घटिया प्रणाली का मतलब था कि वहाँ पर जितनी ज़मीन होती थी उसमें 3 घटिया प्रणाली, मतलब उसमें से नील की खेती करनी पड़ती थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसान से ये करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। 3 कठिया मतलब 20 के हिस्से में, जैसे किसी के 20 बीघा ज़मीन है और उसमें से 3 बीघा ज़मीन वो 3 बीघा ज़मीन में नील की खेती करेगा। ये अनिवार्य था, ये अंग्रेज़ों ने उनसे पहले ही करार करा लिया था। तो इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, जिससे गांधी जी ये सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए और गांधी जी उनके साथ कहाँ जाते हैं? चंपारण जाते हैं, जो कि बिहार का हिस्सा है। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई, क्योंकि गांधी जी ने बिहार में जाकर के चंपारण के स्थान पर जाकर के उन्होंने 3 कठिया प्रणाली चंपारण आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास आपको पसंद लगे तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आता है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल हड़ताल, देखिए क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो कि 3 कठिया आंदोलन से संबंधित थे, उसमें क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद से कपड़ा मिल मजदूरों से मिले, उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद था प्लेग जो कि एक बोनस को लेकर था। प्लेग की समाप्ति हो गई थी, यानी बोनस उनका समाप्त कर लिया था। फिर मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, मजदूरों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। तो जिसे क्या कहा गया? अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से जाना गया। आगे आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में हुआ। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा जो कि गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी, उसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना गया। खेड़ा आंदोलन फसल की बर्बादी होने पर भी किसानों से अंग्रेज़ों द्वारा लिया गया कर
को के विरोध में खेड़ा आंदोलन का चलाया गया। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। तो ये खेड़ा आंदोलन भी सफल हुआ। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि बिना कहे सुने सीधे गिरफ्तार करने का आदेश था, ऐसा इस कानून कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, यानी बिना वकील बिना दलील का कानून। और जो कि 1919 में पारित हुआ। 1919 में अंग्रेज द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। रॉलेट एक्ट में भारत में होम रूल आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था, क्योंकि होम रूल आंदोलन पहले चल रहा था। उसको दफन करने के लिए, उसे बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1919 में। इस एक्ट के दौरान यदि कोई व्यक्ति कोई भी आंदोलन करता है तो उसे केवल संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था। ये था आपका रॉलेट एक्ट, जो कि जिसे काला कानून के नाम से भी जाना गया। इसके बाद आया इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 की घटना है, पंजाब के अंदर की। देखिए क्या हुआ था 1919 में, जब जैसे ही रॉलेट एक्ट आया तो जगह जगह आंदोलन होने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चे होने लगे। तो ऐसा ही रॉलेट एक्ट के दौरान 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वो थे आपके सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इस रॉलेट एक्ट के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। और ये पंजाब के क्या थे? एक लोकप्रिय नेता थे। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग पर एक सभा बुलाई गई। बैसाखी का दिन था और इस सभा का उद्देश्य इन दोनों नेताओं की रिहाई को लेकर था। इसे देखते हुए वहाँ के एक अंग्रेज़ अधिकारी जनरल रेगनल डायर ने अपनी फ़ौज को इन सभा हो रहे व्यक्तियों पर गोली चलवाने के आदेश दे दिए, जिसमें करीब 1000 से 1500 लोग मारे गए। उस समय भारत का जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? ये रॉलेट एक्ट जो कि आया था उसके विरोध में रॉलेट एक्ट के दौरान 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए, जो थे आपके पंजाब के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरे सत्यपाल, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनकी रिहाई के संबंध में एक पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग स्थान पर एक सभा बुलाई गई 13 अप्रैल 1919 को। और उस सभा का उद्देश्य था इनकी रिहाई कराना। लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी जो कि जनरल डायर थे, उन्हें ने अपनी सेना को आदेश दे दिया इन पर गोली चलाने का, जिसमें 1000 से लगभग 1500 लोग मारे गए थे। उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए आगे आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। तुर्की में मुस्लिमों में एक खलीफा का पद हुआ करता था। भारत में मुस्लिम में इस पद को अंग्रेजों द्वारा समाप्त करना चाहते थे, जिस कारण भारतीय मुसलमानों ने सन 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत में ये आंदोलन 2 भाई शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। तो ये जो था वो मुस्लिमों द्वारा चला गया एक आंदोलन था। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद आता है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 की घटना है। 1920 में इन सभी घटनाओं को देखते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी थी। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा दी गई सुविधाओं को त्यागना, सरकारी नौकरी छोड़ना, उनके द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार करना और विदेशी वस्तुओं को प्रयोग बंद करना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का विरोध करना और अपने स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग में लाना। ये हमारा उद्देश्य था असहयोग आंदोलन के माध्यम से। पूरी तरह से अपनी बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करना और अंग्रेजों की किसी वस्तु का प्रयोग ना करना। इसके बाद अगला आता है आपका चोरी चोरा कांड। ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, सभी आंदोलन एक दूसरे से संबंधित हैं। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के कुछ आंदोलनकारी 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा भीड़ पर गोली चलवाने से गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने में ही उन्होंने आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा मर गए। जिसे देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो ये चोरी चोरा कांड जो कि गोरखपुर के एक चोरी चोरा नामक स्थान की घटना है। 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, जिसमें एक भीड़ ने
22 पुलिसकर्मियों को थाने में ही जिंदा जला दिया था। काफ़ी दुखद घटना थी, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की मांग। देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है 1923। इसके बाद कुछ नेता थे गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो कुछ नेता उनसे सहमत नहीं हुए, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी किसने? कौन कौन थे? एक आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी से मतलब सहमत नहीं थे। तो उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया 1923 में स्वराज पार्टी। इसके बाद था कांग्रेस अधिवेशन 1924। 1924 में बेलगांव में किया गया कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ से कि 1924 में कौन सा स्थान जहाँ पर गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कांग्रेस अधिवेशन की गई थी। तो 1924 में गांधी जी द्वारा बेलगांव में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। अब इसी पीछे घटना आती है आपकी 1924 के बाद 1928। 1928 में क्या आता है आपका? साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका उद्देश्य 8 नवंबर 1927 को भारतीय संविधान को सुधार के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करनी थी। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसका कारण ये विफल हो गया। इसके विरोध काफ़ी उच्च स्तर पर हुआ और इसके लिए एक नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ये जगह जगह नारे लगाए गए और इसका काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसकी 1928 इसका आंसर होगा। और उस समय क्या नारे लगाए गए? तो नारे लगाए गए थे साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। काले झंडे दिखा करके इसका विरोध किया गया था। इसके बाद था लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो एकमात्र अधिवेशन 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि लाहौर अधिवेशन मतलब किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो वो आपका लाहौर अधिवेशन सन 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है आपका दांडी मार्च 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था और इसमें जो दूरी चली गई थी वो लगभग 241 मील दूरी चली गई थी। 241 मील दूरी चली गई थी। तो कब हुआ था ये? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये कंप्लीट में पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? नमक कानून नमक पर कर लगा दिया था, जिसके तहत गांधी जी ने दांडी मार्च निकाल करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद आप पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ जाना गांधी जी के लिए मामूली बात नहीं थी। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। ये इम्पोर्टेंट है दोनों लाइनें आपके लिए कि गांधी जी के लिए बहुत दुखी हुए। 20 सितंबर 1932 पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया है और प्रांत में दलितों के लिए कुल सुरक्षित सीटें जो रखी गई थी वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी।
इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए, जिसे जाना जाता है पूना समझौता 26 सितंबर 1932 के नाम से जाना जाता है। तो पूना समझौता किसके बीच होता है? तो आप इसका जवाब देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 1932 26 सितंबर को होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है अब पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह ब्रिटिश शासन का विरोध किया जा रहा था, उनके द्वारा जो वस्तुएं दी गई थी उनका विरोध किया जा रहा था, उनका त्याग किया जा रहा था, उनकी नौकरी को छोड़ा जा रहा था। तो अब सीधा सीधा कहा जाने लगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चरम सीमा पर था 1942 में, और सीधा कहा जा रहा था अंग्रेजों वापस जाओ, भारत छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, लेकिन इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से ये आंदोलन जारी रखा, और इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था। और ये आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना, जिसे जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कारण आपको पता चल गया, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरा, और इसे अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जगह जगह आंदोलन चलता रहा। आगे आता है आपका शिमला समझौता, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से 1945 के नाम से जाना जाता है। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेबल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। ये बेबल योजना के प्रावधानों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल हुआ, मतलब ये सफल नहीं हो पाया था शिमला सम्मेलन। इसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन। इसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन 1946 में क्या हुआ? भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के समझौते पर पहुंचना, क्योंकि अंग्रेजों ब्रिटिश शासन द्वारा कहा गया था कि आप अपना संविधान तैयार कीजिए, देश को चलाने के लिए एक लोकतंत्र होना चाहिए और देश को चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो एक संविधान सभा बनाई गई थी और संविधान सभा के निर्माण में के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए और एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार की गई और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में एक कार्यकारी परिषद की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद आता है आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947, इसमें क्या हुआ था? इस समय 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की बात होने के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना भारत के विभाजन के हम भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। और उधर मोहम्मद अली के द्वारा मांग की जा रही थी, अली जिन्ना द्वारा, कि भारत हमें अलग देश होना चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। तो इसलिए भारत का विभाजन किया गया और भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन किया गया। भारत 2 देशों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। उससे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 हमारे लिए भी एक दुखद घटना है कि हमारे देश से पाकिस्तान जैसा देश, जो कि हमारा ही हिस्सा था, वो आज हमारा दुश्मन बना बैठा है। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1885 से लेकर 1947 तक की। जो मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने नक्शे के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आगे इसी रूप में हमारी क्लास चलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
बेल आइकन को दबा कर जाइएगा, जिससे आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं और लेकर आते हैं एक नई जोरदार मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।